बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। अगर किसी भी कंपनी का सक्सेसफुल ऑपरेशन इंश्योर करना है तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन, कंपोजिशन, उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है और उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे डिटेल में। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लोज 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या होता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लोज 10 के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स refers to the collective body of directors of a company। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो कंपनी को मैनेज और कंट्रोल करता है। ठीक है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द कंपनीज मैनेजमेंट, मेकिंग स्ट्रेटजिक डिसीजन एंड ensuring compliance with लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये स्ट्रेटजिक डिसीजंस लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि कंपनी लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ये शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच में ब्रीच का काम करते हैं ताकि कंपनी स्मूथली ऑपरेट कर सके। द बोर्ड एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड कंपनीज मैनेजमेंट। तो कंपनी के मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में ये एक ब्रिज की तरह वर्क करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीनिंग। आई होप आपको मीनिंग अच्छे से समझ आया हो, आप समझ गए हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज पर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बताता है हमें। सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाइज द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन की, जो सेक्शन 149 में डिफाइंड है। फर्स्ट है मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होनी चाहिए। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। 1 पर्सन कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर्स। 1 पर्सन कंपनी ओपीसी में कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज़ 15 बट मोर कैन बी अपॉइंटेड थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ज़्यादा भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 15 कर सकते हैं, बट अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाए तो हम ज़्यादा भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा रेसिडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट। रेसिडेंट डायरेक्टर कितने की रिक्वायरमेंट है? कम से कम एक डायरेक्टर इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 डेज या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। क्या कहा है कि अगर आपकी कंपनी में मतलब जो डायरेक्टर है उसका उनमें से एक डायरेक्टर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 दिन या उससे ज़्यादा रहना चाहिए इंडिया के अंदर। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Listed public companies must have at least 1/3 of their board as independent director। ये कहा है कि लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को अपनी बोर्ड में कम से कम 1/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की ज़रूरी है। अपने बोर्ड में 1/3 जो है लिस्टेड कंपनीज में उनके बोर्ड में 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना जरूरी है। सर्टेन अनलिस्टेड कंपनी, बाकी अनलिस्टेड कंपनीज के लिए एज पर प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया मस्ट ऑल्सो भी अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं अगर वो प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो। ठीक है, अब है वुमेन डायरेक्टर रिक्वायरमेंट। Certain listed companies and public company with a paid-up share capital of 100 crore or more or turnover 300 crore or more must have at least 1 woman director। क्या कहा है? अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ठीक है, किस कंपनी को? लिस्टेड कंपनीज को और पब्लिक कंपनी को। फिर है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब ये क्या होते हैं? अ कंपनी में है वो डायरेक्टर इलेक्टेड बाय अ स्मॉल शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000 और लेस। अगर शेयर होल्डर्स की वैल्यू 20,000 या उससे कम है तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब बात
करते हैं हम, तो हमने मीनिंग देख लिया, कंपोजिशन देख लिया। अब बात करेंगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल इंक्लूड। एक प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है। अकॉर्डिंग टू वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द बोर्ड मस्ट इंक्लूड। बोर्ड में कौन कौन इंक्लूड होता है? फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो इसको होल टाइम डायरेक्टर्स भी कहते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। ये एक्टिवली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं ये एक्टिवली कंपनी के डेली ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फिर सेकंड हो गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉट इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशंस बट प्रोवाइड स्ट्रेटजिक गाइडेंस। ये डेली ऑपरेशंस हैंडल नहीं करते हैं लेकिन स्ट्रेटजिक गाइडेंस देते हैं। फिर थर्ड हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मस्ट बी इम्पार्शियल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू प्रोवाइड अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग इंश्योर करते हैं। फिर है मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी हो गया, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, हेड्स द मैनेजमेंट टीम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस। क्या कहा है? कंपनी के मैनेजमेंट का हेड होते हैं, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एमडी एंड सीईओ। तो अभी तक हमने 4 देखे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो डेली ऑपरेशन डील करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव जो डेली ऑपरेशंस नहीं डील करते पर गाइडेंस देते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अनबायस्ड डिसीजन लेते हैं, और एमडी और सीईओ जो हेड होते हैं मैनेजमेंट टीम के। अब आगे देखते हैं। फिर आ गया चेयरपर्सन, लीड्स द बोर्ड मीटिंग एंड इंश्योर्स स्मूथ गवर्नेंस। चेयरपर्सन वो होते हैं बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करते हैं और गवर्नेंस इंश्योर करते हैं कि सब काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर नॉमिनी डायरेक्टर्स, अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इन्वेस्टर्स की तरफ से अपॉइंटेड किए जाते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स। किसकी तरफ से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इन्वेस्टर्स की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गए नॉमिनी डायरेक्टर। फिर है वुमेन डायरेक्टर इफ़ एप्लीकेबल, मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या कहा है? अगर एप्लीकेबल हो तो कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी जरूरी है। तो ये था इसके कि बोर्ड में कौन कौन इंक्लूड होता है। तो 7 जने देखे हमने, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, फिर है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन, नॉमिनी डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल। अब बात करते हैं हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ये कंपनी के डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन कंपनीज गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। कंपनी के गवर्नेंस में और मैनेजमेंट में देयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड, ये कुछ उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशन एंड अदर एप्लीकेबल लॉ, एडॉप्टिंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या कहा है? इंश्योर करना कि कंपनीज एक्ट 2013 को, सेबी रेगुलेशन और दूसरे लॉज को फॉलो कर रही है, ट्रांसपेरेंट और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। तो यह हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस में। सेकंड है स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, सेटिंग कंपनी विजन, मिशन, लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब कंपनी को विज़न, मिशन और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करना। अप्रूविंग बिजनेस एक्सपांशन, मर्जर और एक्विजिशन, बिजनेस एक्सपांशन, मर्जर और एक्विजिशन अप्रूव करना। तो ये सब आ गया स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग में। ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। फिर है फाइनेंशियल ओवरसाइट, मतलब अप्रूविंग बजट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिविडेंड पॉलिसीज़। कंपनी का बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिविडेंड पॉलिसी अप्रूव करना। इंश्योर प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क और इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करना। तो ये हो गया फाइनेंशियल ओवरसाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं सुपरविज़न ऑफ मैनेजमेंट। इसमें यह है कि सीईओ हो गया, सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी, सीएस का अपॉइंटमेंट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना। ओवरसीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग करना। फिर है रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग बिजनेस रिस्क, इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करना और उनको मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटजी डेवलप करना, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना। फिर 6th हो गया स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, एक्टिंग इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स।
मतलब शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करना, अप्रूविंग की पॉलिसीज़ रिलेटेड टू CSR। तो ये सब रोल्स में आ गए। अब आगे देखते हैं बोर्ड मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराना, डिसीजन मेकिंग करना। तो बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173 के हिसाब से कंडक्ट करना एज पर सेक्शन 173 ऑफ द कंपनी एक्ट। फिर है मीटिंग के मिनट्स मेंटेन करना और रिजोल्यूशन पास करना, मेंटेनिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड पासिंग रिजोल्यूशन। फिर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, किस डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किसको रिमूव करना है, ये भी बोर्ड डिसाइड करती है। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन या रिमूवल अप्रूव करना, अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। लीडरशिप के लिए सक्सेशन प्लानिंग करना, इंश्योर प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग फॉर लीडरशिप रोल्स। फिर है डिविडेंड डिक्लेरेशन, ये भी बोर्ड डिसाइड करता है। डिसाइडिंग एंड अप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करना और अप्रूव करना। फिर 10th हो गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, इम्प्लीमेंटिंग CSR पॉलिसीज इन कंपनीज मीटिंग द क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 135, अलोकेटिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर CSR एक्टिविटीज़। अगर कंपनी CSR क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग उसके फंड को अलोकेट और एक्टिविटीज़ इंश्योर करना। तो ये सब जो हमने देखा है एक बार उसे कंक्लूड कर देते हैं। तो बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी का बैकबोन होता है। ये स्ट्रेटजिक डिसीजन लेता है, कंप्लायंस इंश्योर करते हैं, मैनेजमेंट को सुपरवाइज करते हैं और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। बोर्ड का सही कंपोजिशन और गवर्नेंस किसी भी कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।